कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी का पहला पार्ट जरूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों से क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस राइटर की कोई भी कहानियों का सीजन 2 नहीं है, इसलिए मैं इनकी सिंगल कहानियाँ ही ला पाऊँगी। हाँ, मैंने अग्नि और अंक, स्नेह और मोह, अलकनंदा और विक्रमादित्य रंधावा, इन सारी कहानियों का उनसे सीजन 2 लिखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा भी है कि अगर उन्हें समय मिलता है तो वो ज़रूर लिखेंगी, क्योंकि वो अभी नए प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। तो आप लोग मुझसे इन कहानियों का सीजन 2 का डिमांड ना किया करें। जिस कहानी का सीजन 2 रहेगा मैं उसे ज़रूर लाऊंगी, जिसका नहीं रहेगा वो मेरे बस में नहीं है। राइटर से कहना ही मेरे हाथ में है, वरना मैं इसकी मनमानिया का सीजन 3 कभी का ला चुकी होती। पर राइटर नहीं लिख रही हैं तो मैं कैसे ही ला पाऊंगी। मेरा काम सिर्फ आप लोगों के सामने कहानी को अपनी वॉइस ओवर में रिप्रेजेंट करना है, बाकी लिखती मैं खुद नहीं हूँ। अलग अलग राइटरों से कहानियाँ उनके परमिशन से अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। बाकी आप लोग कहानी को प्यार दीजिए यार, अगर ऐसे चलेगा तो फिर कैसे ही कहानी आगे बढ़ पाएगी। इतनी खूबसूरत कहानी और जा रही है 10वें नंबर पे। डेली के डेली कहानियों के व्यूज कम होते जा रहे हैं। चाहे कितनी भी अच्छी कहानियाँ डालो, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे ही मैं कहानी 12 बजे अपलोड करती हूँ, आप लोग देखिए, कहानी को पूरा देखिए यार। इनकी कहानियाँ बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। और वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आपके सामने हाइप का आइकॉन आता है तो उसे भी प्रेस कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए ताकि वीडियो कुछ इंक्रीज हो सके। और सच बता रही हूँ, कहानी आपको एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। डे बाय डे और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जाएगी। अभिलाष की नज़रें खुद पर महसूस कर गौरांगी का पूरा शरीर कांप गया और दूसरी उसे निहारती आंखों की तपिश भी बढ़ गई। पता नहीं क्यों उसने मुड़कर एक बार उधर देखा। अर्धांग की आंखें एकटक उसके हाथ की तरफ ही देख रही थी जो अभिलाष ने पकड़ रखा था। उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया। क्या हुआ? आखिर हमारी शादी होने वाली है, हाथ तो पकड़ ही सकता हूँ। होने वाली है, हुई नहीं है, गौरांगी उसकी बात काट कर बोली और नीचे की तरफ बढ़ गई। उधर अर्धांग भी खिड़की से हट गया। तो भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद है, अभिलाष की माँ बोली तो सभी ने चैन की सांस ली। बस गौरांगी को छोड़कर उसे ये अभिलाष कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो ठीक है, देखिए, हम विवाह पुरानी रीतियों से ही करते हैं, पहले रोका फिर शादी। आजकल के ये नए विचार हमें ठीक नहीं लगते। जगमोहन जी ने अपनी बात रखी तो अभिलाष को माँ कुछ बोलने को हुई, लेकिन अभिलाष के इशारे पर मन महसूस कर रह गए। जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो सिर्फ आगे इतना ही बोली। जी ठीक है, हम सब मिलान करके आपको आगे के कार्यक्रम का टाइम बता देंगे, जगमोहन जी ने कहा तो सभी की सहमति उसमें हुई। उसके बाद मेहमानों को विदा कर दिया गया। अच्छा हुआ वसुधा, सब अच्छे से निपट गया। चलो, एक ही बार में लड़की पसंद आ गई उनको, ललिता बोली तो विविधा ने भी सर हामी में हिलाया। शाम हो चली थी और उसके साथ ठंड भी बढ़ चुकी थी। आंगन में आग के चारों ओर बैठा पूरा घर उसी चर्चा में व्यस्त था। सिर्फ अनुराधा और सुप्रिया की आंख मिचौली चल रही थी। आखिर शाम की होने वाली गर्ल्स मीटिंग का टाइम जो हो चला था, वो सोच ही रही थी ये सब, तभी सभी लड़कियां एंट्री मार ही देती हैं। नमस्ते बुआ जी, सभी एक साथ बोली तो ललिता ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। क्या बात है, आज सभी की सभी यहाँ कैसे? बहुत दिन हो गए थे बुआ जी, तो सोचा बुआ जी से मिल ले। प्रिया आगे बढ़कर जगह बनाकर बैठी तो ललिता ने मुंह बनाया। हाँ हाँ, बड़ी आई तुम सब, बुआ जी की ही तैसी। झूठ ना बोलो लड़कियों, अभी ब्याह होना बाकी है सबका। बच के रहियो, कहीं इस झूठ की सजा अतरंगी दूल्हे देकर बाकी बिहारी ना कर दें। हाय हाय बुआ जी, हम भला आपसे काहे झूठ कहेंगे? आप ही तो इस मोहल्ले की शान, और झूठ ना कहती बुआ, आज भी जवानों से भी जवान हो। गुड़िया जबान मीठी करके बोली तो ललिता ने बालों में हाथ फिराया। वो तो मैं हूँ, और लड़कियों, खाती पीती नहीं हो क्या? इतनी सूखी लकड़ी जैसी हो गई हो। अरे, लड़की की सुंदरता भरे हुए में होती है, समझी? खाया पिया करो, क्या डाइटिंग पाइटिंग के चक्कर में पड़ी हो? डाइटिंग बुआ, डाइटिंग, कान्हा बोला तो ललिता जी उसे झिड़का तो सारी लड़कियां खीखी करके हंसने लगी। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा, तुम लोगों की उम्र में थी ना तो पूरे मोहल्ले में मुझसे सुंदर कोई नहीं था, एकदम मीना कुमारी लगती थी।
और ये बात आपको किसने बताई? कान्हा एक बार फिर उनकी बात सुनकर मैदान में कूद पड़ा तो सभी ने उनकी बहस को सुनने के लिए कान लगा दिए। मुझे पता चल जाता था। अच्छा कैसे? लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे मुझे। अच्छा कौन? वो लाला राम हलवाई या ननकू चाचा या फिर वो सुलेमान नाई या फिर? चुप कर छोरे, क्या ये उल्टे सीधे नाम गिनवा रहा है? ये सब आपके ही ज़माने के हैं बुआ। चुप कर, तू आया बड़ा। क्या हुआ जीजी, काहे जान जला रही हो? विविधा चाय की ट्रे लेकर आई तो ललिता उससे फट पड़ी। देख ले अपने छोरे को, सामान लड़ाता रहता है हरदम। कान्हा, विविधा ने आंखें दिखाई तो उसने अजीब सा मुंह बना दिया। इसी बीच सारी लड़कियां छत के लिए गायब हो गईं। उम्मीद के मुताबिक अर्धांग अपनी ही धुन में मोबाइल में बिजी छत की मुड़ेर के पास खड़ा था। डार्क रेड शर्ट जो उसके तन से इस कदर चिपकी थी कि उसके परफेक्ट एब्स साफ दिख रहे थे। ब्लैक जींस, सिल्की बाल जो हवा में बार बार उसकी आंखों को ढक लेते थे। हाय, इसी ठंड नहीं लगती? गुड़िया बोली। इसे देखकर मुझे गर्मी लग रही है, इसे ठंड कहाँ से लगेगी? ये मदहोश सी आवाज़ प्रिया की थी। किसके नसीब में होगी इसकी ये झुकी नज़र? ये अगर सामने वाले घर में ना होता तो अब तक भगा ले जाती इसे। ओए, इतनी अच्छी चीज़ को तू अब भी तोल मोल से देख रही है? क्या लगता है, क्या दिखता है? जानती है, मजाल है किसी लड़की को देख ले। 3 साल पहले भी एक झलक देखी थी इसकी, पता नहीं ये हमारी झलक कब देखेगा। नीता आहें भरकर बोली तो पीछे खड़ी सुप्रिया ने एक बार फिर अर्धांग पर नजरें टिका दी, जो अब भी वैसे ही खड़ा था। कुछ कर अनुराधा, हमारे मोहल्ले की ये चांदनी किसी और की नहीं होनी चाहिए। देखकर ही आहें भर कमीनी, ताऊ जी को जानती है जिंदा गड़वा देंगे। और बुआ, वो भी नहीं करेंगी, आंखों और बातों से फांसी पर लटका देंगी। अरे इसकी नज़र ना पड़ी हम पर तो क्या खाक करेगी ऐसी जिंदगी का? इससे तो अच्छा फांसी ही मिल जाए मेरी बला से। प्रिया बोली तो बाकी सबने उसकी तरफ देखा। ओ बेफालतू गैंग, नीचे चलो, माँ बुला रही है, चाय बन चुकी है तुम सबके लिए। गौरांगी ने वहीं सीढ़ियों से पुकारा। आ रहे हैं, खुद तो देखती नहीं है, हमें भी नहीं देखने देती। अरे क्यों देखेगी, कोई और जो मिल गया है? प्रिया ने ताली ली तो गौरांगी उसकी बात का मतलब समझकर एक बार फिर अनमनी हो गई। इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। ओहो, क्यों पसंद नहीं है होने वाले जीजा जी? अभिलाष की शक्ल याद कर एक बार फिर गौरांगी को झुरझुरी आ गई। वैसे अभी लाइसेंस बना नहीं है, अभी के लिए देखना सामने वाली छत पर क्या आइटम आया है यार। गुड़िया बोली तो गौरांगी ने आंखें फाड़ कर उसे घूरा। लड़के तो यूं ही बदनाम हैं अपनी भाषा के लिए, यहाँ तो लड़कियाँ भी कम नहीं हैं। अरे मेरी जान, जी ले जिंदगी, फिर पता नहीं कल हो ना हो। गुड़िया बोली तो सारी लड़कियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनकी खिलखिलाहट जब अर्धांग के कानों तक गई तो उसने नज़र उठाई जो सीधा गौरांगी के झुझलाते हुए चेहरे पर पड़ी। और मजाल है उसके ऊपर नज़र पड़ने के बाद उसने किसी और को देखा भी हो। एक टक अपने अंदाज से वो उसके चेहरे पर नज़र समाये रहा कि देखने वाले को पता तक ना चले कि वो देख किसे रहा है। ओए हीरो की नज़र देख, मोबाइल पर नहीं है। अपनी बहस को किनारे कर प्रिया बोली तो सबने उसकी तरफ देखा। पर अर्धांग भी कम खिलाड़ी नहीं था। वो जो कहना चाहता था एक बार फिर गौरांगी समझ गई, पता नहीं कैसे। उसने झट से अपना दुपट्टा सही किया जो नीचे की तरफ आ गया था और नीचे चली गई। पता नहीं उसकी नज़र में ऐसा क्या था, पड़ते ही उसकी वो नज़र उसे दिल में उतरती हुई महसूस होती, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अर्धांग भी पलटकर खड़ा हो गया तो सभी लड़कियां भी मन मार कर नीचे चली गई। केशव ऑफिस से आ चुका था। उसने आंगन में आग के चारों ओर बैठी लड़कियों की मंडली में जब प्रिया को देखा तो हमेशा की तरह देखता ही रह गया। बचपन से उसे वो बहुत पसंद थी, पर संकोच के कारण वो आज तक कुछ कह नहीं सका। उसी की जगह पर आज अगर कान्हा होता तो बात कुछ और होती। वो तो तूफान मचा चुका होता, जो कि अभी वो मचा ही रहा था। माँ, आज आप पापा से कहेंगी कि मुझे क्रिकेट का नया सेट चाहिए। कान्हा जो कब से जिद कर रहा था आज विविधा का रास्ता रोक बोला। कान्हा, उसने उसे पास बुलाया और जेब से पैसे निकाल उसके हाथ पर रख दिए। थैंक्स भाई। वो खुश होकर उसके गले लगा तो चाय पी रही बैठी प्रिया की नज़र उस पर पड़ी। वो हल्का मुस्कुरा दिया तो बदले में वो भी मुस्कुरा दी। और फाइनली 7 बजते ही सब ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग।
वसुधा शाम की आरती की तैयारी में अनुराधा और सुप्रिया रूम में कान्हा केशव के साथ ललिता आग के पास हाथ पैर धोकर बैठ गई। आखिर जगमोहन जी आ चुके थे और शाम की आरती का टाइम भी। और पड़ोस वाले घर में जो रावत चौधरी ने रिवॉल्वर का नया स्टॉक मंगाया, जिन्हें चेक करने के लिए उनके कहने पर अर्धांग ने बिना निशाने की तरफ देखे सटीक निशाना लगा दिया। एक तरफ गन की आवाज़, दूसरी तरफ आरती की घंटी। कान्हा, अनुराधा के चिल्लाने से सुबह की शुरुआत हुई। हुआ ऐसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली के ड्रामे के साथ उसके लिए रखा गया आलू का परोठा वो खा गया था। तूने मेरा पराठा क्यों खाया कमीने? अनुराधा दंदनाती हुई उसके सर पर टीप मारते हुए बोली। ओए, जबान संभाल कर, हम धार्मिक लोग हैं, ये गाली मत दिया कर। सही कह रहा है, गाली नहीं, तुझे तो लात मिलनी चाहिए, कमीना कुत्ता भूखा कहीं का। हे बाके बिहारी, इस छोरी की जबान तो देखो, क्या यही संस्कार तूने दिए हैं विविधा? ललिता उसको गला फाड़ चिल्लाते देख विविधा की तरफ देख कर बोली। आप तो चुप ही रहो बुआ, जब आप भोग सुनाती हो ना, गालियों का धर्मशास्त्र भी शर्मा जाए। हाय हाय, मुझ पर ना लग अनुराधा, कह देती हूँ। अरे मेरे भाई घर से काम पर निकलते नहीं कि घर में आज़ादी आ जाती है। अच्छा, आप फायदा नहीं उठाती इस बात का बुआ? हाँ हाँ, मैं ही गलत हूँ, सही तो बस तुम दोनों ही हो। वो चीखी। माँ, मेरा टिफिन। केशव उन सब का ये प्रोग्राम बढ़ते देख वसुधा से बोला। हाँ ये लो गौरांगी, जरा छत पर कपड़े सुखा दो। जी माँ, वो रूम से बोली। जी जी, आप जरा बाहर के आंगन में ये अचार सुखा दीजिए, ठंड में मिर्ची का अचार बच्चों को बहुत पसंद आता है। वसुधा उनकी और बच्चों की बात बढ़ते देख उनके पास आकर बोली। हाँ ला दे, बोल उन्होंने बरनी पकड़ी और बाहर की तरफ चली गई। ओए सुनना, काफ़ी दिनों से एंटरटेनमेंट नहीं हुआ है, कान्हा अनुराधा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, जिस पर उसने उसे घूर कर देखा और पैर पटक किचन की तरफ बढ़ गई। ओए, मेरे लिए भी एक और बना लेना, कान्हा पीछे से बोला तो उड़ती हुई अनुराधा की चप्पल उसके मुंह पर आकर लगी। दूसरी तरफ चौधरी हवेली में नाश्ते की टेबल पर बैठे सभी लोग अपने काम की जल्दी में थे। अर्धांग कहाँ है? जोरावर सिंह की आवाज़ गूंजी तो कुलवंती जी पल्ला संभालते हुए बोली। अभी उठा नहीं है तो उठा देती, हमने कितनी बार कहा है बहू, वो भी इसी घर का बेटा है तो उसे अपना दूसरा बेटा समझो। जी बाबूजी, वो कुछ अनमने ढंग से बोली। अनिमेश, तुम अर्धांग को उठा दो और उससे कहना हमसे हमारे कमरे में मिलने आए। इंडियन आर्मी से हमारी डील फाइनल हो गई है, कल ट्रक यहाँ से निकलेंगे तो वो उसी के साथ जाएगा। उसे सुन अनिमेश का कान खड़े हो गए। पर दादाजी, उसमें तो बहुत खतरा है, आपको याद है पिछली बार जब। बस, मर्दों के मुंह से ये शोभा नहीं देता, भेज देना उसे रूम में, बोल। जोरावर उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। तो ये क्यों नहीं कह देते कि मौत के मुंह में भेज दो सीधे? वो हाथ में पकड़ी स्पून को फर्श पर फेंक कर गुस्से में बोला। अनिमेष, संग्राम चिल्ला पड़े। आप तो चुप ही रहिए, आप ही का किया धरा है सब। मेरा भाई हर दिन मौत के करीब से गुजरता रहता है, तो तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के लिए। दादाजी उसकी हिम्मत का फ़ायदा उठाते हैं और आप उसके दिमाग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो क्या चाहता है? तो वो भी तो वही करता है जो बाबूजी चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें भी आपकी गलती है, जेल में रहकर आया है, अपनी ज़िंदगी के 3 कीमती साल उसने अंधेरे में गुजार दिए। जिस उम्र में यंगस्टर सपने देखते हैं, उसकी आंखें बंद कर लेने का जुगाड़ किया जाता है, इस घर में जेल भेज दिया जाता है। वो सब उसकी सेफ्टी के लिए था। पिछली बार की डील में उसने दुबई के सबसे बड़े डॉन को गोली मारी थी, याद है ना? अगर पुलिस अपने अंडर नहीं लेती तो वो उसे मार देते। वो जेल में अपनी सज़ा काटने नहीं, सेफ्टी के लिए गया था, मैंने ही करवाया था उसके लिए, वो याद है तुम्हें? तो अब क्या नहीं मारेंगे? वो चीखा। उसकी बात सुन वो एक पल वहाँ नहीं रुके और सीधे ऑफिस की तरफ निकल गए। अनिमेष, अपने पापा से ऐसे बात करते हैं लल्ला? कुलवंती जी आगे आकर बोली तो अनिमेष गुस्से से उठ अपने रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे सोना भी चली गई। देख रही हो जीजी, अर्धांग के चक्कर में कहीं अनिमेष अपना हक जो उसका इस जायदाद पर है वो गंवा ना दे। नहीं अभियंता, ऐसा ना होने देंगे हम। हमारे बेटे का हक उसकी माँ की तरह उसे नहीं छीनने देंगे हम, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े हमें।
ठंड की सुबह की निकलती हुई हल्की धूप में उसने उसी छोटे से कमरे के अंदर सो रहे अर्धांग की पलकें हल्की सी हिली, क्योंकि सामने लगी खिड़की से सूरज की किरणें उसके मुंह पर पड़ने लगी थी। वो गुनगुनी सी धूप खुद पर महसूस कर उसने आंखें खोल दी तो खिड़की से ठीक सामने ऊपर कपड़े सुखाती गौरांगी पर नजर जा पड़ी। अपने गीले बालों को ठंड से बचाने के लिए उसने उनके अच्छे से टॉवेल में लपेट रखा था। ग्रीन कुर्ती और नीचे पजामी, ऊपर से हल्की सी गर्म शॉल लपेटे वो अपने काम में तल्लीनता से व्यस्त थी। बार बार झुकने से शॉल इधर उधर हो जाती तो वो झल्ला उठती। पहले तो अर्धांग का ध्यान उसके बनते बिगड़ते मुंह पर ही था, फिर उसके क्लीवेज पर आ गया जो कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें सर्द हो उठी। वो जानता था इस टाइम मोहल्ले के सभी लड़के लड़कियां धूप के चक्कर में छत पर ही होंगे। वो झटके से रजाई फेंक उठ खड़ा हुआ। बदन पर सिर्फ ब्लैक लोअर और वेस्ट थी, पर वो ऐसे ही निकल बाहर आ गया। अंदाजा सही था, सब ऊपर थे और कुछ लोग अपनी निगाहें गौरांगी पर टिकाए भी थे। उसने एक तीखी सी नज़र उन सब पर डाली। एक ही मिनट में सभी लड़के उसका इशारा समझ अपने काम से इधर उधर हो गए, पर लड़कियां वो उसके उस गोरे से बदन को निहारने में बिजी हो गई। हाय, ये इतना गोरा कैसे है? ये आवाज़ गुड़िया की थी। क्रीम ही खाता है क्या खाने में? सुबह सुबह दर्शन हो गए हैं मैडम, अब दिन अच्छा जाएगा, प्रिया बोली। फिर गौरांगी को छत पर देख उसे पुकारा। गौरांगी, वो चिल्लाई, जिस पर उसने मुड़कर उसे देखा। अनुराधा सुप्रिया कहाँ हैं? पता नहीं, खुद पता कर ले आकर, बोल। उसकी निगाह जैसे ही सामने गई वो खामोश हो गई। अर्धांग अब भी उसे घूर रहा था। उसकी आंखें पड़ उसने तुरंत सूट सही किया और शॉल अच्छे से लपेट ली तो अर्धांग उस पर से अपनी नज़रें हटाई और वापस रूम की तरफ बढ़ गया। पता नहीं कैसा रिश्ता होता जा रहा था उनका। अर्धांग क्या कहना चाहता है वो उसके बिना बोले बस आंखों से ही पता नहीं कैसे सब समझ जाती। रूम में वापस आकर उसने शर्ट उठाकर खुद पर डाली। कानों में अब भी उसका नाम गूंज रहा था, गौरांगी। भाई, पीछे से आवाज़ आई तो उसने मुड़कर देखा। नेहा खड़ी थी। अनिमेश ने उसे बुलाने को भेज दिया था। नीचे चलिए, दादाजी बुला रहे हैं। आता हूँ। भाई, मुझे कॉलेज छोड़ देंगे प्लीज़? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरे नाम से? उसने आगे सवाल किया। नहीं भाई, प्रॉब्लम कैसी? क्यों, मैं जेल से आया हूँ, प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब छोड़ देंगे। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़ दूंगा, बोल। वो नीचे की तरफ बढ़ गया तो नेहा खुश हो गई। जब से अर्धांग आया था मोहल्ले की सारी लड़कियां उसकी फैन हो गई थी। उसे डबल अटेंशन मिलने लगी थी। यहाँ तक उसके कॉलेज में भी उसकी सुंदरता के चर्चे हो चुके थे। आज वो अर्धांग को साथ ले जाकर उन सबको अपने चारों तरफ घूमने के लिए मजबूर करने वाली थी। और हुआ भी वही। डार्क ब्लू टी शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट पहने जब वो उसे लेकर कॉलेज पहुंचा तो पूरा कॉलेज उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा, जिसमें सुप्रिया और अनुराधा भी थी। हाय नेहा, ले आई तू इस आइटम को? संभाल कर, मेरा भाई है, नेहा मुंह बनाकर बोली तो उनकी पूरी गैंग खिलखिलाकर हंस पड़ी। घर के बड़ों की आपस में बिल्कुल भी ना बनती हो, पर बच्चों का मेल मिलाप बाहर बहुत अच्छा था। इसलिए नेहा, सुप्रिया, अनुराधा, गौरांगी, प्रिया, गुड़िया, रीमा सभी अच्छे दोस्त थे। यार, ये बहुत खूबसूरत है, गुड़िया उसे देख आहें भरकर बोली। सही में यार। ये सभी कॉम्प्लीमेंट अर्धांग के कानों तक जाते तो थे, पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता था। सभी जाने पहचाने चेहरे जो रोज़ सुबह सुबह उसके दर्शन के लिए छत पर लटक जाते थे तो उसे ना चाहते हुए भी उनकी शक्लें याद हो गई थी। उन सभी गर्ल गैंग पर एक नज़र डाल उसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि होना हो गौरांगी भी इन्हीं के साथ कॉलेज में होगी, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देती भी कैसे? मैडम मुंह फुलाकर कॉलेज ग्राउंड में बैठी थी, क्योंकि कॉलेज आते टाइम उन्हें ये जो पता चला कि उनकी शादी की डेट अगले महीने की निकली है, उस अभिलाष को याद कर गौरांगी का दिमाग इस कदर खराब हुआ पड़ा था कि वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। यार, मिलवा दे अपने भाई से, बात ही कर लेंगे, खा थोड़ी ना लेंगे उसे। उनके कहने से नेहा ने जैसे ही पलट कर देखा, अर्धांग जा चुका था। वो देख नेहा बालों को झटक कर बोली, नेक्स्ट टाइम गर्ल। तो खिलखिलाहट से फिर एक बार माहौल गूंज उठा। रात गहरा चुकी थी, ऊपर से ठंड की रातों की धुंध उसे और भी काला कर रही थी।
कोई वाहन या इंसान जब बिल्कुल पास ही आ जाता तो ही पता चलता था। ऐसे में गौरांगी, जो कॉलेज से सीधे ट्यूशन के लिए बच्चों को पढ़ाकर वापस आ रही थी, वैसे तो वो शाम होने से पहले ही घर पहुंच जाया करती थी, पर आज उस रोड पर हुए एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गई थी। जब तक जाम खुले अंधेरा हो चुका था। ऊपर से आज ऑटो वालों की स्ट्राइक और उसका दिमाग खराब किए हुए थी। आज उसे इस अंधेरे से ज़्यादा जगमोहन जी का डर सता रहा था। वो जानती थी अब तक तो वो घर आ ही चुके होंगे। वो हिम्मत कर तेज कदमों से आगे बढ़ी कि सामने कुत्तों की पूरी फौज उसके इंतजार में थी। अब तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कुत्तों से उसका बचपन का बैर था। आंखें दहशत से भर उठी। आसपास आते जाते लोग सरपट निकलते जा रहे थे। पहले तो उसे लगा कि कोई पैदल मिल जाए तो बात बन जाए, लेकिन आज किस्मत उसके साथ नहीं थी। लेकिन फिर एक बार जगमोहन जी का ख्याल आते ही वो आगे बढ़ गई। जैसे ही करीब पहुंची, वहां खड़े आवारा कुत्ते सतर्क हो गए। उनके भौंकने की आवाज़ सुन वो लड़खड़ा कर पीछे हटने वाली ही थी कि किसी ने आकर उसकी कलाई पकड़ी और पूरी ताकत से अपनी तरफ खींच लिया। डर से उसकी आंखें बंद हो गई। फिर एक अनजानी महक अपने पास महसूस कर उसने आंखें खोल ऊपर देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वो ही आंखें जो उसे रोज अपने सामने वाली छत पर दिखती, उसके सामने थी। एक बार फिर बिना कहे वो समझ गई उसकी आंखें क्या कहना चाहती थी, कि वो यहाँ क्या कर रही है। पहली बार अपनी कमर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस कर वो झटके से उससे दूर हो गई। लेकिन ये हिम्मत तब जवाब दे गई जब अभी भी सामने घूम रहे आवारा कुत्ते उसे दिखाई दे गए। वो उससे थोड़ा दूरी बना उसके पास खड़ी हो गई। वो मैं बच्चों का ट्यूशन पढ़ाती हूँ, आज लेट हो गया, ऑटो की स्ट्राइक थी, तभी पैदल ही घर जा रही थी। वो जल्दी जल्दी में बोलती जा रही थी। उसकी बात सुन अर्धांग ने पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ देखा। वो भी तो यही पूछने वाला था। उसने आज अपनी भरपूर नज़र उस पर डाली। वही सुबह वाली कुर्ती, नीचे पाजामे, सलीके से गले में पड़ा स्टॉल जो कानों को बंद किए हुए था, ऊपर से स्वेटर पहने वो उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। पर वो तो उसे देखने में ही बिजी था। इतने करीब से पहली बार वो उसके सामने आई थी। पीली रोशनी में उड़ते उसके भूरे बालों की लटें, उसका वो गोल चेहरा और बार बार झपकती हुई उसकी पलकें। प्लीज़, क्या मैं आपके पीछे पीछे चल सकती हूँ, बस यहीं से आगे तक? नहीं, वो एकदम बोला तो उसने पलकें उठा उसकी तरफ देखा। ब्लैक पैंट, डार्क ब्लू टी शर्ट जिस पर पड़ी ब्लैक लेदर जैकेट, वाइट स्पोर्ट्स शूज, सिल्की बाल जो आंखों पर बार बार आ रहे थे, और उसका वो गोरा रंग जो ठंड से हल्का लाल हो चुका था। उफ, इतनी गोरी तो वो भी नहीं, जबकि रंग तो उसका भी साफ ही था। इतना डिटेल्स थे तो वो खुद को भी आईने में नहीं देखती जितना आज उसे देख रही थी। ऐसा नहीं था पहले उसने उसे देखा नहीं, लेकिन उसकी वो बोलती आंखें इस कदर उसके दिल में उतरती कि आगे वो कुछ देख ही नहीं पाती। मतलब वो कुछ ना समझी से बोली, अगर इनमें से किसी ने तुम्हें मेरे पीछे से उठा लिया जैसा कि तुम्हारे दिमाग में तुम सोच चुकी हो तो? हाँ हाँ, ये तो है, वो ऐसे बोली जैसे वो कुत्ते ना हुए किडनैपर हो गए जो उसे एक हाथ पर उठा लेंगे। अर्धांग ने इसे नासमझी से देखा, जो उसकी कही गई बेफालतू की बात को सच मान अपना ओपिनियन दे रही थी। साथ में चलो, अर्धांग बोला और आगे बढ़ गया तो गौरांगी ने भी लंबे कदमों से उसके करीब चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़े, गौरांगी का चेहरा फिर से सफ़ेद पड़ना शुरू हुआ। क्या हुआ, खा नहीं जाएंगे तुम्हें? इंसानों से तो वफादार ही हैं, वो उसका हौसला बढ़ाते हुए बोला। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल बचपन में मुझे एक बार कुत्ते ने काट लिया था, तभी मुझे बस डर लगता है, वो बोली। आज से पहले वो कभी इतनी देर किसी लड़के से नहीं बोली थी। अरे बोलना तो छोड़ो, उस कुंडली की वजह से किसी लड़के की तरफ देखा तक नहीं। पर आज एक तो डर, ऊपर से अर्धांग से जुड़ी उसकी नियति उसे अनजाने में ऐसा करवाती जा रही थी। वो अभी संभल संभल कर निकल ही रही थी कि अचानक एक कुत्ता भागकर उसके सामने से निकल गया। गौरांगी ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसे ऐसा करते देख अर्धांग ने पॉकेट से अपने हाथ निकाले और एक झटके में उसे गोद में उठा लिया। गौरांगी की आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे उतारिए आप मुझे, वो चीखी। अर्धांग, अर्धांग नाम है मेरा, वो वैसे ही उसे गोद में लेकर आगे बढ़ते हुए बोला।
मुझे नहीं जानना आपका नाम। अरे नीचे उतारिए, मुझे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। कौन? ये कुत्ते तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? क्योंकि और कोई तो दिख नहीं रहा है मुझे। कोई भी ना हो, मैं तो जानती हूँ ना खुद को। मैं ऐसे अकेले किसी लड़के की गोद में नहीं देख सकती खुद को। अर्धांग खामोश रहा और आगे बढ़कर उसे उतार दिया। उसने झट से अपना स्टॉल और बैग ठीक किया। ऐसे कैसे? किसी भी लड़की को बिना पूछे गोद में उठा लेंगे? अगली बार पूछ लूँगा। मतलब फिर से आप मुझे गोद में उठाएंगे? ये पूछ रही हो या बता रही हो? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। अगली बार मुझे गोद में मत उठाना। तुम अगली बार फिर मुझे मिलोगी। वो वैसे ही पॉकेट में हाथ डाले रोड पर बढ़ते हुए बोला। उसे गौरांगी का वो अपनी ही बात में फंसकर चिढ़ा हुआ चेहरा देख मजा आ रहा था। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी आपके घर से हमारे घर के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं। इस बात का तुम्हें अफसोस है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? वो जल्दी जल्दी चल उसके कदम से मैच करती हुई बोली। आप थोड़ा धीरे चलेंगे? वो थोड़ा झिझक कर बोली। नहीं, घर नज़दीक है और अभी तो तुम कह रही थी कि कोई देख लेगा मेरे साथ नाम जुड़ना तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। वो बेरुखी से बोला तो गौरांगी ने थोड़ा रुक कर उसके चेहरे को देखा, जो अब तक नॉर्मल था पर अब अचानक से गंभीर हो गया था। अपने घर की गली में एंट्री लेते ही अर्धांग वहीं एक तरफ किनारे खड़ा हो गया। जाओ तुम। और आप? मुझे इंसानों और कुत्तों दोनों से डर नहीं लगता। आप जाओ। वो थोड़ा तेज बोला तो वो मुड़कर चल दी। घर के सामने वाले आंगन का गेट खोल जब वो अंदर चली गई तो अर्धांग अपने कदम आगे बढ़ाए और हवेली के गेट से अंदर हो गया। उधर घर के अंदर आते ही पूरा घर उसी के इंतजार में था। कहाँ रह गई थी छोरी वसुधा, जो जगमोहन जी के डर की वजह से पहले ही गौरांगी से भरपूर गुस्सा हो चुकी थी। उसके कंधे पकड़कर बोली, माँ माँ। वो बस आज बच्चों को पढ़ाकर वो बोल ही रही थी कि एक झापड़ उसकी बोलती बंद कर गया। चुप हो जा छोरी, डर से मेरी जान निकल रही थी। कुछ गलत हो जाता तो? आज से बंद ये ट्यूशन लेना तेरा, सिर्फ कॉलेज जाएगी। पर माँ, वो आंसू भर उनकी तरफ देखते हुए बोली। चुप हो जा। देख गौरांगी, तेरा रिश्ता अब पक्का हो गया है। अब ये सब छोड़। एक तो वैसे भी शादी तय हो जाने के बाद लड़कियों को संभल कर ही रहना चाहिए। ललिता साल संभालते हुए बोली तो विविधा ने भी हामी भरी। अनुराधा, सुप्रिया और कान्हा भी वैसे ही एकटक उसे देख रहे थे। वैसे तो उन सब ने उसका मोबाइल ट्राई कर उसे बचाने की कोशिश की, पर उसका फ़ोन शायद स्विच ऑफ हो चुका था। जगमोहन जी आगे बढ़कर रूम की तरफ बढ़ गए। एक तो इसकी कुंडली का दोष मेरी जान खाए रहता है, ऊपर से इसके ये कर्म। वसुधा भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा ही बोल गई तो केशव, जो अभी अभी बाहर से आया था, जो गौरांगी को ही देखने बाहर गया था, वो बोल पड़ा। माँ बंद करिए, आपको भरोसा नहीं है गौरांगी पर? आंखें भरे हुए गौरांगी को थप्पड़ से ज़्यादा हर बार की तरह उनकी ये बात चुभ गई। वो वैसे ही उनके साइड से निकल रूम की तरफ चली गई। दूसरी तरफ अर्दांग के घर में घुसते ही जोरावर सिंह ने कल उसके बाहर जाने की पूरी न्यूज उसे बता दी, ताकि वो आज रात जो सोचना है सोच ले। अर्धांग, खतरा है इस बार। कोई बात नहीं दादाजी, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही तो जाऊंगा। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? तो आप बता दीजिए कैसा सोचूं? बोल। वो छत की तरफ बढ़ गया। खाना तो खा ले। खा कर आया हूँ। आप जाइए, सो जाइए, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा। उसी छोटे से रूम में एंट्री ले उसने जैसे ही जैकेट उतारी, गौरांगी की खुशबू उसके अंदर उतरती चली गई। उसकी आंखें बंद हो गई और वही स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी उसकी सूरत उसकी आंखों में हूबहू उतरती चली गई। एक बार फिर चांद अपनी चांदनी के साथ गगन में अकेला था। ठंड की उन कटीली हवाओं की रातों में सब सो चुके थे। बस दो ही इंसान थे जो अभी जग रहे थे, अर्धांग और गौरांगी। एक उसी जगह वैसे ही खड़ा था जहां से सामने वाली छत का नज़ारा साफ दिखता था, मानो उसकी आंखें इंतजार में हो किसी के। आज शाम को जब वो उसके साथ था तो उसकी वो सूरत उसके दिल को बेचैन सा कर गई थी। जानता था ये मुमकिन नहीं, और ना इसे वो मुमकिन करना चाहता था। आखिर था ही क्या उसके पास? पर उसे यूं छिप कर देखना उसे बस अच्छा लगता था। वो यूं ही सिगरेट मुंह में दबाए सामने देख ही रहा था कि किसी की परछाई उसे सीढ़ियों की तरफ से आती दिखी। धुंध को चीरती हुई छत पर लगी हल्की लाइट में जब वो परछाई आई तो उसका ध्यान उस पर गया।
मोटा सा ऊनी स्वेटर जिसका रंग वाइट होने की वजह से वो किसी पांडा के सेब की लग रही थी, जिसकी जुड़ी कैप पर 2 कान भी थे। वो आकर ठीक वहाँ खड़ी हो गई जहाँ वो हमेशा खड़ी होती थी। पहले तो अर्धांग उसकी इस शक्ल पर उसे जी भर कर देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों से निकलते आंसू, जिन्हें वो बार बार उसी स्वेटर की बाहों से पोंछ रही थी, वो एकटक उस पर निगाहें टिकाए रहा और जब सहन नहीं हुआ तो वहाँ से निकलकर सामने आ गया। आंसुओं से धुंधली हुई आंखों को साफ करते हुए उसने जब अपने सामने उसे देखा तो वो आश्चर्य से भर उठी। इस टाइम तो कोई छत पर नहीं होता। वो अभी ये सोच ही रही थी कि अचानक उसके दिमाग में अपने हुलिये का ख्याल आया। नॉर्मली वो ध्यान नहीं देती, पर इस टाइम वो काफ़ी अजीब हुलिया बनाए हुए ही थी। ये पांडा वाला अजूबा कान्हा का था, जो वो ऊपर आते वक्त उसे मिल गया तो उसने पहन लिया, वरना ये बुरा सा स्वेटर वो कभी ना पहनती। उसने झट से कानों में पहनी उसी कानों वाली कैप निकाल दी। उसे ये अजीब सी हरकतें करते देख अर्धांग नासमझी से उसे बस देखता ही रहा था। ठंडी हवा को महसूस कर उसने हाथ से कैप पहनने का इशारा किया तो उसने झट से समझ स्वेटर के अंदर हाथ डाला और दुपट्टा निकाल कानों पर लपेट लिया। अर्धांग ने बेचैन सी आंखों से उसकी तरफ देखा तो वो समझ गई कि वो क्या पूछना चाहता है। उसने कसकर अपनी आंखें पोंछी, फिर हिम्मत कर उसकी तरफ देखा ताकि वो समझ जाए कि वो रो नहीं रही है। उसकी इस अदा पर अर्धांग ने गहरी सांस ली। ऊपर चांद, आसमान से ज़मीन तक धुंध की चादर, कहीं स्ट्रीट लाइट की जलती हुई हल्की रोशनी, और वो दोनों यूं ही खड़े थे। बढ़ती हुई ठंड देख अर्धांग ने एक बार फिर उसकी तरफ आंखों से शिकायत की, जिसे समझ वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई और वो यूं ही जाते हुए उसे देखता रहा, जैसे उसकी यही तो नियति है। सुबह के 4 बजे जगमोहन जी हर दिन के नियमानुसार मंदिर की तरफ प्रस्थान कर चुके थे। वैसे तो आज संडे था, उनके डर से सभी को उनके आने से कम उठना तो होता ही है। तो अभी सब सो रहे थे, बस गौरांगी की ही नींद नहीं आ रही थी। कल की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। तो वो नहाकर पूजा की थाली उठा बाहर तुलसी पर जल चढ़ाने के लिए चली गई। वसुधा ने उसे देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। शायद कल वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। ठंड की रातों में सुबह अंधेरा ही होता है। तुलसी को जल देते हुए उसकी नज़र सामने गेट खुलने की आवाज़ से पड़ी, जहाँ से अर्धांग निकल रहा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक जैकेट, नीचे ब्लैक ही स्पोर्ट्स शूज। वो बिल्कुल काला रंग, उसके सफ़ेद से ठंड में हल्के गुलाबी हो चुके रंग को देख वो आदत के विपरीत उसे देखती रह गई, जब तक उसकी नज़र उस पर नहीं पड़ी। उसके देखते ही वो झेप कर इधर उधर देखने लगी। अर्धांग सुबह जोरावर जी के उसी काम के लिए निकला था और सामने सबसे पहले उसे देखकर कुछ थम सा गया। इधर उधर देख वो एक बार उसकी तरफ बढ़ा, फिर घर के दरवाजे खुले हुए देख कदम पीछे खींच लिए, जिसे समझ उसने कहा, प्रसाद। गौरांगी की आवाज़ सुन अर्धांग के बढ़ते कदम थम गए। बोल। उसने अपनी हथेली आगे कर दी। ऐसे नहीं, दोनों हाथों से। उसने इशारे से बताया तो उसने वैसे ही किया। उसने प्रसाद लेकर थाली में जल रही दिए की लौ से हाथ कर उसके सर पर रखना चाहा, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, पर उसके सर पर रखने से पहले ही हाथ रुक गया। अर्धांग ने उसकी कलाई पकड़ उसकी हथेली अपने बालों पर रख ली और तुरंत हटा भी दी ताकि कोई देख ना ले। पतली सी साल में लिपटी हुई किसी देवी की तरह वो उसे उस सुबह के वक्त में लगी। औरत के 1000 रूप होते हैं, बस देखने वाले की नज़र में वो बात हो। कभी इतना पहन लेती हो कि उसी में गुम हो जाती हो, और कभी इतना हल्का, बाहर बहुत ठंड है। उसने ये बात कही तो यूं ही थी, पर गौरांगी को कल रात का अपना वो भालू वाला रूप याद आ गया। वो मैंने ऐसे ही पहन लिया था। वो वैसे स्वेटर मेरे भाई का है, वो तुरंत बोली। वो मैंने ऐसे ही पहन लिया था, वैसे वो स्वेटर मेरे भाई का है, वो तुरंत बोली। तभी अंदर से आती वसुधा जी पर अर्धांग की नज़र गई। वो तुरंत वहाँ से हटकर अपने रास्ते चला गया। गौरांगी भी उसे यूं जाते देख पीछे मुड़ गई तो उसकी नज़र वसुधा जी पर पड़ी। वो सफ़ेद पड़ गई, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। तो अब भी नाराज़ हो? उन्होंने पूछा तो उसे लगा कि उन्होंने अर्धांग को नहीं देखा।
नहीं, मैं कौन होती हूँ आपसे नाराज़ होने वाली? माँ हैं आप, जो कहती होंगी मेरे लिए सही ही होगा। नहीं गौरांगी, बस बेटा मैं डर गई थी, बाकी कोई मतलब नहीं था। वो उसकी तरफ भरी आंखों से देख कर बोली। तो वो आगे बढ़ी और उन्हें प्रसाद दे दिया। कोई बात नहीं माँ, भूल जाइए, बोल गौरांगी अंदर की तरफ चली गई। कान्हा आवाज़ से एक बार फिर घर गूंजा। उठ के जा, सिलेंडर खत्म हो गया, लेकर आ, वरना खा लियो नए नए पकवान। बिबिधा चिल्लाई तो रजाई में घुसा कान्हा सर निकालता हुआ बोला, हाँ मैं ही तो खाता हूँ इस घर में, बाकी सब तो हवा खाकर जिंदा रहते हैं। जबान ना लड़ा मुझसे, जल्दी जा। और महारानी तुम उठो, दूध वाला भी नहीं आया, कोनो की दुकान से दूध लेकर आओ। अनुराधा के ऊपर से रजाई खींच वो बोली तो वो भी कुनमुनाई, हद है यार, आज संडे को सभी को छुट्टी पर जाना था, चैन से तो इस घर में कोई सो ही नहीं सकता। 10 बज चुका है और एक इन लड़कियों के लक्षण देखो, उठना ही नहीं चाहती। ललिता की आवाज़ उस माहौल को और गर्म कर गई। अब तू क्या ढूंढ रहा है? मेरा स्वेटर कहाँ है? वो बिल्ले वाला, सुप्रिया हंसकर बोली। खबरदार, उसके बारे में कुछ कहा तो मेरा फेवरेट है, समझी तुम? और वो बिल्ला नहीं, पोलर बियर शेप का है, समझी? बिल्ला, वो उसकी नकल करके बोला। तो उसका वो स्वेटर उड़ता हुआ उसके मुंह पर लगा जो गौरांगी ने दिया था। आपके पास ये क्या कर रहा था? धोखे से, वो सफ़ेद झूठ बोली और साइड हो गई। अब अगर सब बातें हो गई हो तो सिलेंडर लेने जाओगे? बिबिधा एक बार फिर बोली। जा रहा हूँ, अगर मैं ना हूँ घर में खाना तक ना बने, और हूँ मैं निकम्मा। और सुन, केशव भैया से पैसे ले लियो, वो पीछे से चिल्लाई। पता है ले लूँगा, वरना मेरे मामा नहीं बेचते सिलेंडर कि आओ भांजे ले जाओ, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। और बुआ, आज जबान बड़ी खामोश से, सुबह से चाय नहीं मिली क्या? केशव के रूम की तरफ बढ़ते हुए कान्हा ललिता जी को छेड़ते हुए बोला। मुझसे बात मत कर छोरा, अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ, वो शरारत से बोला। तभी जगमोहन जी का आगमन हुआ, सब माहौल शांत हो गया। सब खामोशी से अपने काम की तरफ हो लिए। वसुधा, उन्होंने पुकारा। जी, आज मंदिर में पंडित जी ने गौरांगी की शादी की डेट निकाल दी है। अगले महीने की 1.5 महीने बाद 20 तारीख को हम लड़के वालों को खबर कर देंगे। आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर लीजिए। जी, वो धीरे से बोली तो पीछे खड़ी गौरांगी की आंखें एक बार फिर भीग गई। उसके सामने अनायास ही अर्धांग की वो आंखें आ गई तो वो आश्चर्य से भर उठी। सभी लोग खुश हुए। सुप्रिया और अनुराधा को शॉपिंग की खुशी, ललिता को उसके ब्याह की खुशी, और बिबिधा को उसकी बेटी का नंबर आने की खुशी। बस गौरांगी ही खुश नहीं हो पा रही थी। पापा, केशव की आवाज़ पर उन्होंने मुड़कर देखा। इतनी जल्दी क्या है? अभी गौरांगी का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। बात जल्दी की नहीं है केशव, बस जमाना अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते कि हमारे घर की बेटियों पर कोई आँच आए। जी पापा, उनका जवाब सुन केशव खामोश हो गया। घर में असीम शांति रहती जब तक जगमोहन जी रहते। उनके और श्याम मोहन के जाते ही घर फिर से नई नई बातों से भर जाता। उसी की रिजल्ट ये था कि सुप्रिया, अनुराधा सहित पूरे मोहल्ले की लड़कियां छत पर टंगी थी। ओए, आज ये हीरो बाहर नहीं आया? गुड़िया ने कहा। तो सभी एक साथ चिंता में पहुंच गए। हो सकता है पहले ही उठ गया हो या फिर अभी भी सो रहा हो। अरे यार, कल गेट पर खड़े देखा था, क्या लग रहा था? अच्छा, बताया क्यों नहीं? क्या बताएं, उन्हें देख सब भूल जो जाते हैं। ऐसी सभी बातें वहीं ज़मीन पर बैठी गौरांगी के कानों में पड़ रही थी तो उसने ना चाहते हुए ही कहा, वो नहीं आएगा, सुबह कहीं गया है। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा तो वो सकपका गई। घूरना बंद करो, सुबह सुबह तुलसी को जल देने आंगन में गई थी तो कहीं जा रहा था, वरना मैं उसका कोई पीछा थोड़ी ना करती हूँ। तब जाकर सभी नॉर्मल। तो उसने चैन की सांस ली। वैसे गौरांगी, तेरी शादी होने वाली है तो आजकल तो जीजा जी ही दिखाई देते होंगे हर जगह। प्रिया बोली तो गौरांगी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, और तुरंत खोल भी थी। आंखों में जो चेहरा आया वो उसके चेहरे पर ठंड में भी पसीना दे गया। अर्धांग, वही तो था उसकी आंखों में। 2 दिन हो चुके थे, अर्धांग वापस नहीं आया था। मोहल्ले की लड़कियां तो आहें भर ही रही थी। बाकी अब जोरावर चौधरी को भी टेंशन होने लगी थी, क्योंकि उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उन्हें मिली खबर के हिसाब से सभी काम ठीक से हो गया है, तो फिर अर्धांग कहाँ है?
हवेली के लोगों ने उसे लेकर कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रही थी, सिवाय अनिमेष के, जिसका दिल टुकड़ों में बट रहा था। संग्राम चौधरी ने भी पता करवाया उसके बारे में, पर कुछ पता ही नहीं चला। संग्राम जी बाबूजी, पता चला कुछ? नहीं बाबूजी, हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। माल डिलीवरी के टाइम कुछ मारपीट हुई थी, उसके बाद सब निपट जाने के बाद से अर्धांग गायब है। विक्रम, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट यूज करो, हमें अर्धांग का पता होना चाहिए, वो कहाँ है? क्या पता डर कर भाग गया हो बाबूजी। अभियंता बोली तो जोरावर चौधरी ने उनकी तरफ देख, वो शेर है और शेर मैदान छोड़कर भागते नहीं हैं, समझी छोटी बहू? जी बाबूजी, वो शक पकाती हुई बोली। इधर गौरांगी, जो जब से शादी की बात हुई थी अजीब सी चुप चुप सी हो गई थी, छत पर जाकर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र सामने टिक जाती। शायद अर्धांग को वहाँ खड़े होते हुए देखने की आदत उसे भी थी। गौरांगी दीदी, शाम के टाइम कान्हा उसे बुलाने आया तो वो सामने देख ही रही थी कि उसका ध्यान उस पर गया। हाँ बोल, ताई जी बुला रही हैं। क्यों, अब क्या काम है? पता नहीं, कह रही हैं कुछ गहने बनवाने हैं तो उसी के लिए शायद आपकी नाप लेंगी, वो बोला तो गौरांगी उखड़ सी गई। बड़ी जल्दी है ना सबको यहाँ से मुझे भेजने की, इसलिए इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं मेरी कि एक बार इतनी दूर हो जाऊं कि मैं दोबारा देखकर तकलीफ ना हो मुझे। आखिरी बात कहकर वो कुछ रोने सी हो गई। ओहो दीदी, प्रॉब्लम क्या है? अब आपका ससुराल थोड़ा तो दूर होगा ही। अब कोई ऐसा तो लड़का है नहीं कि सामने खिड़की खोली और आपका ससुराल। वो बोलता जा रहा था बिना ये सोचे कि बोल क्या रहा है। ओए कमीने, सामने वाले घर और अपने घर का इतिहास जानता नहीं है क्या तू? तूफान ना आ जाए अगर इसका ससुराल सामने वाले घर में हो जाए। अनुराधा हुड्डी की जेब में हाथ डाली लापरवाही से बोली तो गौरांगी चिल्ला पड़ी, मजाक उड़ा रहे हो मेरा तुम दोनों? नहीं नहीं, ऐसी हिम्मत हमारी भला, हम तो हमारे घर वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। जानती हो कैसे? कैसे? गौरांगी तो बोली नहीं ही सुप्रिया आकर ताल देती हुई बोली, हे बाके बिहारी, वो मांस मच्छी खाने वाले पापी इंसान, उनसे रिश्ता तो दूर, अपने आंगन की मिट्टी तक ना छूने दूं। हाय हाय हाय, मुंह गंदा हो गया मेरा तो ये बोलकर। अरे वो भी विधा, जरा गंगा जल तो लाना। कान्हा ललिता बुआ की नकल कर बोला तो ना चाहते हुए भी गौरांगी को हंसी आ ही गई। और ताऊ जी, वो तो ये जान ले तो बिना बोले ही आंखों से देश निकाला दे देंगे। अनुराधा आगे की बात पूरी कर बोली, पर वो सब ये नहीं जानते कि होनी तो होकर ही रहती है, भले ही लाख मुसीबतें आए, पर जो जिसका है उसका उसे होना होगा। सर पर किसी चोट का एहसास होते ही उसकी खुलती हुई आंखें फिर एक बार बंद हो गई। उसने गहरी सांस ली और उठकर इधर उधर देखने की कोशिश की। एक खाली सा कमरा जिसमें धूल और जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये कब से साफ नहीं हुआ है। वो दर्द को सह उठ खड़ा हुआ और याद करने की कोशिश की तो याद आया, सारा काम होने के बाद वो जब वापस आ रहा था तो किसी ने उसके सर पर वार किया पीछे से। उसके बाद उसे होश नहीं रहा। इधर उधर देखने के बाद उसने दरवाजे को एक जोर से लात मारी, वो बीच से टूट गया। बाहर खड़े सभी लोग सतर्क हो गए। पल भर में वो जगह किसी लड़ाई के मैदान में बदल गई। वो अकेला फिर निहत्था था। चोटें तो उसे भी लग रही थी, पर वो हार मानने वालों में से तो नहीं था। रुक जाओ अर्धांग, पीछे से आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा। शक्ति चौहान अपने गुंडों के साथ उसके सामने खड़ा था। अर्धांग की आंखों ने उसे तुरंत पहचान लिया। पिछली बार इसी के इलाके से इसकी बिना मर्जी जोरावर चौधरी के कहने पर उसने बुल टेस्ट का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। मानना पड़ेगा तुझे, देख जलन सी होती है। काम की बात करो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अगर जिंदा रखा है तो कोई तो वजह होगी। वो शर्ट के बाजू झाड़ पलट कर बोला, जो खून से लाल हो चुकी थी। दिमाग तो है तुम में, शक्ति सिंह बोला। तारीफ के लिए शुक्रिया। मुझे उस बुल्टस के कॉन्ट्रैक्ट में आधा हिस्सा चाहिए। नहीं मिलेगा। अर्धांग होठों के बीच सिगरेट दबाकर बोला, तो तुम जिंदा घर तो नहीं जाओगे फिर? ये फैसला तुम अकेले तो नहीं कर सकते, और अब तो बिल्कुल नहीं जब मैं होश में हूँ। बेहोश था तो कुछ भी कर लेते। आई डोंट केयर, अर्धांग एटीट्यूड से बोला। मरने से डरो अर्धांग, शक्ति सिंह चिल्लाया। मरते तो वो हैं जो जिंदा रहते हैं, जिनकी कोई कमजोरी होती है, और ना मैं जिंदा हूँ और ना ही मेरी कोई कमजोरी है।
अर्धांग बोला तो उसके दिल ने एक बिट मिस की गौरांगी के नाम की, पर वो सिकन उसके चेहरे पर नहीं आई। इतनी निडरता, शक्ति सिंह बोला और उसके ऊपर गन तान फायर कर दिया। अर्धांग ने बिजली की फुर्ती से साइड हट दूसरी गोली चलने से पहले ही उसका गला पकड़ लिया। मुझे मजबूर मत करो, एक बार जेल जा चुका हूँ, दोबारा जेल जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दूर रहो मुझसे, बोल दीवार की तरफ उसे झटक दिया। शक्ति सिंह बौखला उठा। अर्धांग, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, वो चिल्लाया। उससे पहले याद रखना, तुम पर दया करके जो तुम्हारे पास छोड़ा है वो भी छीन लूँगा, इसलिए अगली बार मेरे रास्ते में कभी मत आना, कभी भी नहीं। अर्धांग उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था। वो कुछ यूं बोला कि शक्ति सिंह खामोश हुआ और वो उसकी नज़रों से ओझल होता चला गया। रात का 10 बज चुका था। शास्त्री निवास में भोजन करने के उपरांत सभी अपने बिस्तर में जा चुके थे। बस गौरांगी को छोड़कर, जो स्टडी टेबल पर बैठी किसी किताब में सर घुसाए हुए थी। गौरांगी, लेट जाओ आकर, फिर अगर मेरी रजाई गर्म हुई और तूने ये ठंडे हाथ पैर मेरे लगाए तो लात मारकर नीचे गिरा दूंगी। अनुराधा बोली तो उसने उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ, नहीं लगाऊंगी, अब सो जा, मेरा सर खाना बंद कर। तू पिछले जन्म में उल्लू थी क्या यार, रात में सोती कब है पता ही नहीं चलता। सुप्रिया ने थोड़ा सा चेहरा रजाई से निकाल उसकी तरफ देखकर कहा। पिछले जन्म क्या, ये इसी जन्म में उल्लू है, ध्यान से देख, शक्ल भी मिलती है। वेरी फनी, मैं उल्लू ही सही, मुझे किसी मिस इंडिया के कंपटीशन में भाग नहीं लेना, पर शादी तो करनी है, तब तो रात भर जागना ही है, तो अभी सो ले मेरी जान। अनुराधा इठला कर बोली तो गौरांगी ने झुझला कर किताब बंद कर दी। अब सो जाओ तुम दोनों, वरना गला दबा दूंगी सच में। ओके, गुड नाइट बोल वो दोनों रजाई में घुस गईं। उनके सोने के बाद उसने आंखें बंद कर कुर्सी से सर टिका लिया तो अर्धांग की वो शिकायत करती हुई आंखें उसके जहन में तैर गई। उसने तुरंत आंखें खोल दी, उठकर बिस्तर की तरफ बढ़ी, पर ना जाने क्यों कदम छत की तरफ बढ़ गए। गौरांगी की कुछ आदतें तो पागलों जैसी ही थी, जैसे ये आधी रात को ठंड हो या गर्मी, छत पर जाना। पता नहीं क्यों जब भी वो इन अंधेरों में आसमान के नीचे जाती, उसकी सारी कसमकस दूर कहीं छूट जाती। वो अपनी सोच में उसी जगह आकर खड़ी हो गई जहां वो खड़ी होती थी। तभी उसकी नज़र गेट से अंदर आते हुए अर्धांग पर पड़ी, जिसके हाथ और सर पर बंधी हुई पट्टियां रात के अंधेरे में दूर से दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर गौरांगी का दिल धक सा रह गया।